हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो हम इंटेग्यूमेंट पढ़ रहे थे कंपैरेटिव वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो हमने स्किन की स्ट्रक्चर देखी थी और स्किन के जो एपिडर्मल और डर्मल डेरिवेटिव्स थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम इंटेग्यूमेंट जो है वर्टिब्रेट्स का अध्यावरण जो है वर्टिब्रेट्स का उसका जो कंपैरेटिव पार्ट है, जो तुलनात्मक है किस किस का, फिशेज में, एम्फीबिया में और रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। ये जो मेन क्लास है वर्टिब्रेट्स, इनका हम कंपैरेटिव यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिशेस की स्किन देखते हैं। तो फिशेस जो हैं, हमें पता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, लेकिन यहाँ पर इनमें जो क्यूटिकल जो थी, सबसे ऊपर की जो लेयर जो है 5 लेयर होती हैं एपिडर्मिस की, उसमें वो यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। और इनमें स्ट्रेटम कॉर्नियम यहाँ पर नहीं मिलती है, क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके अलावा इनमें डर्मल स्केल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं स्केल्स इनमें। और कुछ फिशेस में तो कुछ अलग ऑर्गन्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक रे, जो एक फिश है जो इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं उसको, उसमें तो एक वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी उनमें पाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वजह से वो क्या होते हैं, एक बिजली का करंट पैदा करती हैं। तो अपने जो प्रेडेटर्स हैं उनसे अपनी रक्षा करती है उसकी मदद से। ठीक है, तो फिशेस की स्किन में जो मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है स्केल्स यहाँ पर मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉस्मोइड, जो कि काफ़ी जो एंशिएंट फिशेस थी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनमें हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आते हैं गैनोइड स्केल्स, जो कि कॉस्मोइड स्केल्स के बाद में डेवलप हुए थे। ठीक है, उसके बाद में जो साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स हैं वो इनसे गैनोइड से डेवलप होते हैं। तो मेनली जो 4 स्केल्स हैं, साइक्लोइड, टेनोइड, गैनोइड और प्लेकोइड स्केल्स। कॉस्मोइड स्केल्स जो हैं ये जो एंशिएंट फिशेस थी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर उनकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर हम पहले भी पूरा जो टॉपिक था हमारा उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं हम, तो इस पे ज़्यादा बात ना करके हम आगे बढ़ेंगे। स्केल्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो फिशेस में मेनली हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? स्केल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें जो मेन है वो है प्लेकोइड स्केल्स, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्लेकोइड स्केल्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखना। तो प्लेकोइड स्केल्स जो है, जो कि शार्क्स फिशेस में देखने को मिलता है। तो शार्क फिशेस जो हैं ये इलास्मोब्रैंकियाई में आती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टाइल्स भी हम बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं प्लेकोइड स्केल्स की। तो ये प्लेकोइड स्केल्स की स्ट्रक्चर है, जो कि एक त्रिशंकु आकार के ये स्केल्स होते हैं, जो कि डेंटिन नामक पदार्थ से मिलके बनते हैं। ये एकदम मैमल के जो दांत होते हैं उनके एकदम होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है। कैल्शियम से मिलके ये संरचना बनती है। इनमें एक जो मेन सेल होती है जिनसे ये मिलके बने होते हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ओडोंटोब्लास्ट सेल से ये मेनली मिलके बनते हैं और इनके ऊपर एक चारों तरफ इनेमल लाइक सब्सटेंस का
क्या मिलती है, कवरिंग मिलती है, जो कि इनको हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी संरचना हो गई। इसकी संरचना देखें तो नीचे एक बेसल प्लेट होती है, बीच में नीचे बेसल प्लेट में ये जो पल्प कैविटी होती है बीच में ये ओपन होती है, और 3 इसमें स्पाइन होते हैं, 1 मीडियन स्पाइन और एंड 2 लैटरल स्पाइंस आर प्रेजेंट इन प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स का हमें पता है ये डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो डर्मिस से इनकी उत्पत्ति होती है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होगी, सबसे पहले डर्मिस में कुछ मेसोडर्मल सेल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इकट्ठी हो जाती हैं और एक उभार सा बना लेती हैं एपिडर्मिस में, ठीक है। तो ये जो सेल होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो इकट्ठा होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल होती हैं। कौन सी सेल होती है भाई, ओडोंटोब्लास्ट। तो ये ओडोंटोब्लास्ट इकट्ठी होती जाती है और एपिडर्मिस थोड़ा सा एक उभार सा उत्पन्न होता चला जाता है, और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है फिर क्या सिक्रीट करना शुरू कर देती है, डेंटिन, और डेंटिन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। तो पहले एक बेसल प्लेट बनती है और बाद में उसके स्पाइंस, जैसे हमने ऊपर देखे थे, वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा पाथवे है किस तरह से प्लेकोइड स्केल्स का डेवलपमेंट होता है। तो अब ये धीरे धीरे जो है जो स्केल्स बन चुका है डेंटिन से ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा, अब उनमें से मेल्पी की लेयर जो होती है, जो कि एपिडर्मिस की लेयर है सबसे नीचे की, वो इनेमिल नामक पदार्थ सिक्रेट करती है अमाइलोब्लास्ट सेल के द्वारा। तो वो इस प्लेकोइड स्केल्स के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इनेमिल नाम का सब्सटेंस है वो कवर हो जाएगा, जो कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है प्लेकोइड स्केल्स का। ये इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ डर्मल पैपिला बनता है, मेसोडर्मल सेल यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, फिर ये थोड़ा बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे और ये डर्मल पैपिला का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में ये और ज़्यादा आ जाएंगे, बीच में पल्प कैविटी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटिन सिक्रेट करती चली जाएंगी और इस तरह से प्लेकोइड स्केल का डेवलपमेंट हो जाता है। और एपिडर्मिस की जो इनेमल ऑर्गन है वो इनेमिल सिक्रेट करके प्लेकोइड स्केल के चारों तरफ एनिमल कवरिंग कर देती है। तो इस प्रकार से प्लेकोइड स्केल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेकोइड स्केल जो है मैंने आपको बताया, वर्टिब्रेट्स के जो दांत होते हैं मैमल्स के, उनके ये होमोलोगस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फिशेस की स्किन, जिसमें कि स्केल्स देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में हम बात करते हैं एम्फीबिया की स्किन्स। जो एम्फीबियंस स्किन जो है, ये एनिमल्स जो है अपनी लार्वल स्टेज तो किस में, वाटर पे इनकी डिपेंड होती है, जबकि इनकी जो अडल्ट स्टेज है वो डिपेंड होती है किस पर, टेरेस्ट्रियल लाइफ इनकी होती है। तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए तो वाटर चाहिए, जबकि अपनी जो और सारी लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए उनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट चाहिए। तो सिर्फ वाटर के लिए वापस पानी में आते हैं। इसके अलावा लार्वल स्टेज है वो भी इनकी वाटर में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इनके स्किन में हमें स्केल्स तो यहाँ पर एब्सेंट होंगे, ठीक है। और इनकी जो स्किन है उसमें हमें यहाँ पर एक ग्लैंड्स यहाँ पर इनकी स्किन में देखने को मिलेंगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस ग्लैंड्स इनकी स्किन में देखने को मिलेगी, ठीक है। इनकी स्किन में कोई ज़्यादातर कोई डेरिवेटिव्स इतने वगैरह नहीं पाए जाते हैं, सिंपल स्किन इनकी होती है। और पिगमेंटेड यहाँ पर इनमें पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस में सिर्फ यहाँ पर हमें क्यूटेनियस ग्लैंड्स की उपस्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनकी जो स्किन है वो काफ़ी सिंपल तरीके की होती है, नॉर्मल, ठीक है।
अब हम देखते हैं रेप्टाइल्स की स्किन। तो रेप्टाइल्स जो हैं ये एकदम टेरेस्ट्रियल होते हैं कम्प्लीटली, इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी स्किन में हमें कुछ डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने बात करी थी, इनमें स्कूट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हार्श कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्कूट्स और ये जो डर्मल डेरिवेटिव्स हैं ये वाटर लॉस इनमें रोकते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इनको रहना है तो ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होता है, उस वजह से ये संरचनाएं इनमें वाटर लॉस में इनकी हेल्प करती है। ठीक है, इनमें कुछ, इनकी स्किन में कुछ ग्लैंड्स भी हमें देखने को मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा इनमें क्रोमेटोफोर जो कि स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनकी जो स्किन है वो सबसे ऊपर जो लेयर है कॉर्निफाइड लेयर यहाँ पर इनमें देखने को मिलती है। कुछ जो रेप्टिलिया हैं, जैसे कि हम किलोनिया, टर्टल्स की बात करें, कछुओं की बात करें, तो उनमें उनके ऊपर साइड में, डोर्सल साइड में एक एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ही होता है जो कि कैरापेस बनाता है, और नीचे की तरफ हमें प्लास्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं ये एपिडर्मल प्लेट्स होती हैं, जिनको हमें स्कूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूट्स। ये इनमें देखने को मिलती है। तो ये रेप्टिलिया की स्किन थी। अब हम देखते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स में हमें पता है फीदर देखने को मिलते हैं, पंख उनमें पाए जाते हैं, और इनकी जो स्किन है वो भी काफ़ी सिंपल होती है। सिर्फ यहाँ पर पंख जो हैं उनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलेंगी। 3 प्रकार के इनमें पंख पाए जाते हैं। तो पंख जो हैं यहाँ पर इनमें स्किन में पंख के अलावा और क्या क्या देखने को मिलेंगे, हमें एपिडर्मल स्केल्स देखने को मिलते हैं, और लेग्स और इनके जो फिट हैं उनमें हमें खुर, क्लोव्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनमें बीक पाई जाती है जो कि एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में ही आती है। इस पर और कोम्ब, कंघी इनमें देखने को मिलती है। तो ये जो सारी संरचनाएं हैं ये हमें इनमें स्किन में इनमें देखने को मिलेगी। पंख जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कंटूर फीदर, ये बड़े पंख हैं जो कि फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं, सेकंड डायग्राम। ये कंटर फीदर होते हैं जो कि पूरे शरीर को कवर किए हुए रहते हैं। इनको हम क्विल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और फ्लाइट फीदर है जो मेन उनके उड़ने वाले पंख है, ये सबसे बड़े होते हैं। फ्लाइट फीदर इनको हम बोलते हैं। इसके अलावा इनमें डाउन फीदर और फिलोप्लम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग पंख हैं जो कि अलग अलग जगह पर इनमें प्रेजेंट होते हैं। डाउन फीदर है और हेयर फीदर है। डाउन फीदर मीडियम होते हैं, हेयर फीदर सबसे छोटे जो पंख होते हैं वो, उनको हम हेयर लाइक होते हैं, एकदम बाल की जितनी संरचना के, उनको हेयर फीदर भी बोलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फीदर कैसे होता है, वही इनमें सेम जैसे प्लेकोइड स्केल में क्या हो रहा था, कुछ सेल्स इकट्ठा होती हैं एपिडर्मिस के नीचे, और वो डर्मल पैपिला बनाती हैं जो कि स्किन से बाहर आ जाता है, और उस यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और वो जो सेल्स फिर बाद में क्या बनाएंगी, क्या सिक्रीट करती हैं, ये जो फीदर है वो सिक्रीट कर देती हैं। तो इनमें क्या होगा, वही जो डर्मल पैपिला बोलते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, फीदर पैपिला बोल देंगे, क्योंकि क्या बनाते हैं, फीदर बना रहे हैं। तो सेम यहाँ पर संरचना इनमें प्रोसेस इनमें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में मैमेलियन स्केल देखते हैं। मैमेलियन स्केल हमने सबसे पहले डिस्कस की थी। जो स्किन होती है, एपिडर्मिस जो है 5 लेयर से मिलके बनी है। उसके जस्ट नीचे क्या है भाई, डर्मिस है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, नर्व फाइबर्स, हेयर पैपिला, स्वीट ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू, फैट सेल्स, और ये डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स और सेल्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। डायग्राम हम देख सकते हैं। तो ये मेनली डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो
एपिडर्मल डेरिवेटिव्स मैमल्स में बात करें तो हेयर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेल्स हमारे स्किन में पाए जाते हैं। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स हमारे स्किन में देखने को मिले थे। तो ये सारा एक जो अकाउंट था, कंपैरेटिव अकाउंट था। हेयर के जो डेवलपमेंट है वो देखते हैं, कैसे हेयर डेवलप होते हैं। तो वही सबसे पहले क्या होगा, डर्मिस से इनकी ओरिजिन होती है, हमें पता है। तो एपिडर्मल सेल के जस्ट नीचे कुछ प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो हेयर होते हैं कीरेटिन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो हेयर पेपिला, डर्मल पेपिला से हेयर की जो डेवलपमेंट है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हेयर रूट जो होता है वो डर्मल पेपिला के जस्ट ऊपर हेयर रूट होता है, वहाँ से केराटिनाइजेशन के द्वारा ये प्रोसेस होती है और एक लंबा सा हेयर यहाँ पर इनसे शरीर से एपिडर्मिस से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे केराटिन का जो है एक्यूमुलेशन यहाँ पर होता रहता है। ये जो सेल्स होती हैं एकदम डेड सेल्स होती हैं, जिनमें कि केराटिन यहाँ पर इनमें भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इनकी जो हेयर की जो लेंथ है वो किस पे डिटरमाइन करती है कि भाई कितना जो हेयर शाफ्ट जो इनका बाहर निकला हुआ होता है वो कितना एक्सपोज होता है बाहर, कितना वो अंदर गड़ा हुआ है। तो जितना डीप होगा बाहर उतना ही कम निकलेगा, और जितना वो ऊपर की तरफ होगा उतना ही वो ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा। इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। इसके अलावा मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है। तो मैमरी ग्लैंड्स से हमें पता है जो कि मैमल्स का एक इस पे मेन फीचर होता है, जिसकी वजह से इनको मैमल्स बोला जाता है, जो कि बच्चों अपने नर्स, इनके जो चाइल्ड हैं उनको ये नर्सिंग करने में हेल्प करते हैं, जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं। इनकी उत्पत्ति भी एपिडर्मिस के द्वारा ही होती है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। जबकि फीमेल में इनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, बट इन मेल इट इज़ ए रूडिमेंट स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो इकट्ठा होकर मैमरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट करती हैं। तो ये एक कंपैरेटिव काउंट था इनके इंटेग्यूमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जो कि अपना आज पूरा हो गया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।